चलो ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे पहले तो इंट्रोडक्शन भी देखा था, फिर बहुत सारी इनलाइन जावास्क्रिप्ट की बात करें तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट किस तरीके से है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जो एक्सरसाइज है इनलाइन जावास्क्रिप्ट, ये जैसे आप क्या करते थे HTML में, जब हम इनलाइन CSS लिखते थे ना, तो वहाँ पे हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट लगा करके यहाँ पे CSS पास करते थे। वैसे सिमिलर आप भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इवेंट्स का स्पेसिफाई करके आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये स्क्रिप्टिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना एक बार कि जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्लाइंट साइड की, बट जावा हमारा क्या है, एक फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसमें जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये जावा स्क्रिप्ट केवल और केवल ब्राउजर की रिक्वायरमेंट्स होती है, और इसमें केवल एक लाइन का कोड भी अगर हम लिख देंगे तो प्रॉपर चल जाता है। जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमें पूरा का पूरा फुल सेंटेक्स, पूरा का पूरा फुल सेंटेक्स, हमें मल्टीपल लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, केवल हम सिंगल लाइन में भी हम पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम ना जावा में प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना, तो बहुत सारा पूरा का पूरा हमें सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, एक लाइन में हमने लिख दिया है जावा स्क्रिप्ट का कोड अलर्ट, ये हमारा काम कर गया है। वैसे अगर हम इंटरनल भी लिखते हैं ना, तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगा करके स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलर्ट लगा देंगे, तब पर भी हमारा ये काम कर जाएगा। बट यही चीज अगर हम जावा की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से हमें नहीं, जावा में अगर हमें करना होगा ना, तो जावा में बहुत पूरा का पूरा हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अ, जैसे आप क्लास लिखते हो, क्लास का नाम लिखते हो, हमने जैसे यहाँ पे डेमो लिख दिया, और इसके अंदर आप जाओगे तो फिर पूरा का पूरा सिंटेक्स लिखना पड़ता है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, फिर इसके अंदर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जावा। मीन्स अगर आपको एक केवल और केवल हेलो भी प्रिंट कराना होगा ना, तो आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे अभी आप सी की बात करोगे, तो सी में भी लिखते हो ना, बहुत सारा आपको लिखना पड़ता है, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main print test hello c। आप इसमें गेट सी एच वगैरह भी लगाते हो, क्लियर स्क्रीन भी लगाते हो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सी प्रोग्रामिंग में लिखते हो, और इस तरीके से आप जावा में लिखते हो। लेकिन अगर हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, तो हमें इतना बहुत लंबा चौड़ा कोड हमें फॉलो नहीं करना पड़ता है। हम एक लाइन में भी काम चला सकते हैं। देखिए इसमें केवल हेलो जावा अगर हमें प्रिंट कराना हुआ, हमें इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है। सी में करना हुआ तो पर भी हमें इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है, केवल और केवल हेलो लिखने के लिए, केवल एक हेलो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए। लेकिन यही अगर हमें जावा स्क्रिप्ट लिखना होना ना, तो हम केवल और केवल यहाँ पे केवल और केवल डायरेक्ट हम अलर्ट लगा करके भी काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा सिंटेक्स हमें नहीं चाहिए। हेलो जावा स्क्रिप्ट, अगर हम इन लाइन लिखते हैं तो यहाँ पे उसी टेक्स्ट के साथ हमने H1 लिखा है, तो H1 ऑन क्लिक इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर या सिंगल कोड के अंदर आप पास कर सकते हो।
आप जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि आपको बहुत बड़ा सेंटेक्स फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट एक लाइन भी लिख दोगे तब पर भी काम कर जाएगा। और यहीं पे जैसे अभी इंटरनल लिखते हैं ना, तो इंटरनल में भी क्या करते हैं आप स्क्रिप्ट, और भी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप अलर्ट, हेलो जीएस, आपने इस तरीके से भी डायरेक्ट ये काम कर जाएगा। मतलब आपको बहुत ऐसे भी आपको स्क्रिप्टिंग में आपको एक पीएचपी भी आपकी होती है। पीएचपी भी आपकी सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ये आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो वो हमारा पीएचपी क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो उसके लिए भी आपको अगर हेलो केवल लिखना है तो आप डायरेक्ट उस तरीके से लिख सकते हो। मतलब आपको बहुत लेंथी लिखना नहीं पड़ेगा। आप ऐसे एक लाइन का कोड आपको केवल हेलो मैसेज प्रिंट कराना है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन क्लोज होता है, वैसे यहाँ पे पीएचपी ओपन क्लोज होता है। तो सर्वर साइड की जो ये सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर है तो आपको एक लाइन में भी आपको कोड चल जाएगा। आपको इसमें देख रहे आपको केवल अगर प्रिंट कराना है हेलो, तो आपको ये सारी चीजें आपको मेंशन करना पड़ रहा है। इसमें भी बहुत सारी चीजें मेंशन करना पड़ रहा है, और इसके बिहाइंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं। बट अगर हम बात करें तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में इसके बिहाइंड कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बस छोटी सी लाइन में आपको जहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराना है, आप फंक्शन का यूज करिए और मैसेज पास करिए, आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये चीजें जो हम लोग बात कर रहे थे ना यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, वो पूरा का पूरा फुल्ली कौन आपको सिंटेक्स फॉलो करके चलना पड़ता है। बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आप एक लाइन में भी कोड लिख दोगे तो हो जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही यहाँ पे इन लाइन की बात कर रहे थे, जो हम लोग इंटरनल की बात कर रहे थे, तो वो आपको इन लाइन का वो हमारे पास दिया गया था कॉन्सेप्ट। इसमें इन लाइन का कोड ये दिया गया था, ये हमारा इन लाइन का है और ये हमारा इंटरनल का है। एक्सटर्नल का तो अभी हम लोग बाद में भी देखेंगे। बट इस तरीके से हमारा अगर इसको हम रन कराएंगे तो ये हमारा क्या है, ये ऑटोमेटिक तुरंत कॉल हो जाएगा। जैसे हम रन कराएंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा जस्ट रन करते ही। देख रहे हो आप, जैसे आपने रन करा है ये तुरंत ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आपने लगाया क्लिक में, ये जब हम क्लिक करेंगे इस पे देन आपका ये आएगा। तो इनलाइन भी कोड आप लिख सकते हो और इंटरनल भी लिख सकते हो। ये हमने किसी के कॉलिंग पे नहीं लिखा है। मतलब ये हमने लिखा है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तब ये कॉल होगा। बट इसका कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो ये जैसे ही रन होगा ऑटोमेटिक ये टॉप टू बॉटम, जैसे हमारा एचटीएमएल का कोड चलता है, पहली लाइन पे कन्वर्ट करेगा डॉम में, फिर दूसरी लाइन को, तीसरी लाइन को, चौथी लाइन को, ऐसे डॉम में कन्वर्ट करता हुआ जाएगा। जैसे ये लोग कोड मिलेगा ये सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर ये फर्दर आपका लोड होगा डेटा। अगर जावास्क्रिप्ट का कोड मिल गया है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, पहले उसको रन कराएगा, उसके बाद फर्दर आपके एचटीएमएल की कोडिंग को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे न रख करके, अगर हमारे पास लेंदी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है तो हम इसको क्या करते हैं, बॉडी के क्लोज होने के पहले लगाते हैं। जिससे ये होता है कि यूजर अगर आपके पेज को विजिट करता है तो फर्स्ट ऑल ऑफ क्या होगा, आपकी डिजाइन आपके स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। फिर उसके बाद बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो पता नहीं चलेगा यूजर को कि हमारा ब्राउजर या फिर हमारी वेबसाइट जल्दी से रिस्पॉन्स कर रहा है या डिले कर रही है। तो हमारी जो ब्राउजिंग होगी वो फास्ट हो जाएगी अगर हम पेज की बात करें तो। अगर हम यहाँ पे अगर हेड के अंदर रखते हैं तो वो इंटरनली अगर इसमें लूप वगैरह लगाया गया होगा तो वो काफ़ी टाइम लगाएगा, तो आपकी डिज़ाइन बहुत टूट टूट करके आएगी, स्लो मोशन में आएगी। तो आपको लगेगा कि हमारे नेट की स्पीड स्लो है, जबकि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, आपके बहुत सारे प्रोग्रामिंग की वजह से आपकी पेज बहुत स्लो लोड हो रहा है। तो इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप हेड में न लगा करके आप क्या करिए, यहाँ पे बॉडी के क्लोज होने से पहले लगाइए, जिससे कि आपकी ब्राउजिंग और पेज की स्पीड क्या हो, फास्ट हो। और कोई रीज़न नहीं होता है कि आपको रिकमेंड किया जाता है यहाँ पे लगाने के लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में भी बात किया था।
तो वेरिएबल के बारे में भी अगर हम देखें तो वेरिएबल्स, जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल में हम लोगों ने देखा था कि एक कोड है, जो हमारे एक जावा स्क्रिप्ट होती है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब था कि अपर केस, लोअर केस, ये अलग अलग कंसिडर करता है। अगर आप कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में अलग माना जाएगा, स्मॉल में लिखा है तो वो अलग कंसिडर किया जाएगा। तो इसी का एक एग्जांपल इसमें है। ये वेरिएबल के बारे में हमने शायद लास्ट में डिस्कस किया था। ये है वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल शुड स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट, नॉन न्यूमेरिक। यहाँ पे हमने var लिख करके n1 लिखा था, तो ये n1 हमारा क्या है, अलग माना जाएगा। ये तो अभी ये तो क्या है, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, बट इसके स्टार्टिंग में हमारा क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग में नंबर करते हैं तो ये वेरिएबल सही नहीं माना जाएगा, ये इनकरेक्ट वेरिएबल होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें ये भी था कि हम कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नेम में, और हम स्पेस भी नहीं यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नेम में। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक और भी चीज था जिसको हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत ही ये केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि अपर केस में अगर हम लिखते हैं तो वो चीज अलग मानी जाए, वो वेरिएबल अलग माना जाएगा। और अगर हमने लोअर केस में लिखा है वेरिएबल का नाम तो वो अलग वेरिएबल माना जाएगा। जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, n1, और इसका भी प्रोनाउंसिएशन है n1, बट ये दोनों ट्रीट करेंगे अलग अलग वेरिएबल। हम इसमें अलग वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, इसमें अलग वैल्यू होल्ड कर सकते हैं एक ही समय में। एट अ टाइम वी कैन hold two different values in both variables। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इसमें किया है, इसी की एक्सरसाइज किया है कि n1 में हमने क्या किया है, स्मॉल n1 में जो लिखा है हमने 5 लिखा है, और कैपिटल n1 में क्या रखा है, 10 रखा है। अगर हम दोनों को ऐड ऑन करते हैं, n1 और n2 को, तो ये हमारा रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। और रिजल्ट में स्टोर होने के बाद फिर यहाँ पे क्या है, ये हमने मैसेज दिया है, मैसेज दिया है अलर्ट के साथ। और मैसेज के साथ में हमने क्या किया है, इस रिजल्ट को हमने क्या किया है, कॉन्कैटिनेट किया है। कॉन्कैटिनेट का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास एक स्ट्रिंग है और दूसरी भी वेरिएबल्स को आएगा, हम उसी स्ट्रिंग में जोड़ना चाहते हैं तो हम कॉन्कैटिनेट करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। ये स्ट्रिंग, जैसे हमारे पास दो नंबर होते हैं तो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई होता है जिसमें प्लस बोला जाता है। बट यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, कॉन्कैटिनेट होता है। जैसे हेलो प्लस हाय अगर हम करेंगे तो हेलो हाय आएगा। अगर हमने हेलो प्लस फ्रेंड्स किया तो हेलो फ्रेंड्स आएगा रिजल्ट में, ये हमारा कॉन्कैटिनेशन है। बट अगर हम 5 और 10 को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो ये 15 देगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ये हमारी है, और इसी में क्या किया गया है, कॉनकैटिनेट। अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू और मैसेज दोनों साथ में लाना चाहते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, प्लस साइन लगेगा, जिससे वो आपस में क्या हो सके, कॉनकैटिनेट हो सके। और स्ट्रिंग जो हमारे पास वैल्यू होती है, वो स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैसेज में लिखा गया है सम ऑफ द गिवन टू नंबर्स इज इक्वल टू, ये हमने क्या किया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑलवेज रिटन इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। और इसको हम स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं, नो डाउट। स्ट्रिंग वैल्यू को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी, अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। But mostly all programming language support single inverted comma for the single characters। बट जावास्क्रिप्ट में हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे या डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वो स्ट्रिंग में ही ट्रीट करेगा। बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली क्या, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे तो आपको अल्फाबेट के तौर पे ट्रीट करता है,
और आपने डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखा है तो स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट करेगा। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट सिंगल एंड डबल बोथ फॉर स्ट्रिंग। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों सपोर्ट करता है कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट में। किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए। तो आप ऐसे आप सिंगल इन्वर्ट डबल इन्वर्ट कॉमा में भी लिख सकते हो और सिंगल इन्वर्ट कॉमा में भी लिख सकते हो कोई भी मैसेज एज अ स्ट्रिंग के तौर पे। तो यहाँ पे वेरिएबल में अगर हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 15 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में n1 है और दूसरा भी n1 है, बट एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो दोनों अलग अलग मेंशन किए जाएंगे। तो आप इसको रन कराओगे तो आपका ये कितना दे रहा है? 15 दे रहा है। सम ऑफ गिवन टू नंबर इज द 15। ये मैसेज पहले से लिखा गया है और ये हमारा क्या है? अलर्ट करके आ रहा है जो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लिखा गया है स्ट्रिंग वैल्यू। इसको जरा थोड़ा समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। ये हमने इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखी है। क्या लिखी है? इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखी है। इसमें हमने एक फंक्शन बनाया है। शुरू में आपको मैंने बताया था कि अगर हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए फंक्शन कैसे बनता है। तो फंक्शंस हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हमने शुरू में भी देखा था कि फंक्शन कैसे बनता है। तो आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था फंक्शन लिखा जाएगा, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, देन उसके अंदर हम कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं और उस फंक्शन को यूज करना होगा तो हम कहीं पे भी उसको कॉल करेंगे। बट यहाँ पे देखिए सेम चीजें वैसे ही मैंने किया है। फंक्शन यहाँ पे लिखा है जैसे इसमें आपको दिया गया है फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम ग्रीटिंग दिया गया है, तो यहाँ पे भी हमने फंक्शन का नाम सम दिया है। तो आप यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, इट डजेंट मैटर दैट इज सम। यहाँ पे सम लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। आप सम लिख दो, समेशन लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, एक्स लिख दो, बट ये फंक्शन का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके रखना पड़ता है, इसलिए कि जैसा हमारा फंक्शन बिहेव करेगा, फंक्शन का वर्क जैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? फंक्शन का नाम रखने की कोशिश करते हैं। वैसे ही वेरिएबल को भी हम क्या करेंगे? मोस्टली प्रयास करते हैं कि वेरिएबल में जिस तरीके की वैल्यू रखी जाए उसी तरीके का उसका नाम भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फंक्शन का नेम है। तो फंक्शन का नेम आपने सम रखा और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर के स्टेटमेंट्स हो गए। इसके अंदर का स्टेटमेंट आप देख ही रहे होगे। वेरिएबल, दो वेरिएबल लिए गए हैं और एक वेरिएबल में आपको 5 रखा है, दूसरे वेरिएबल में आपने 10 रखा है। दोनों को ऐड ऑन करके आपने थर्ड वेरिएबल में स्टोर किया है। देन आपने क्या किया? ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, आपने 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश लगाया है। तो ये लाइन ऑफ कोड लिखे तो गए हैं बट ये वर्क नहीं करेंगे। ये कमेंट केवल यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ये हमारे समझने के लिए होता है। ये हमारे समझने का मतलब है जो डेवलपर होगा या जो डिजाइनर होगा, अगर वो इन फ्यूचर किसी लाइन ऑफ कोड को चाहता है कि एक्सप्लेन करे या फिर वो अपने समझने के लिए कुछ उसमें नोट डाउन करना चाहता है तो कमेंट करके नोट डाउन कर सकता है। कभी कभी होता है कि कुछ हम कोड की टेस्टिंग के लिए भी हम कमेंट करते हैं कि अगर हम इस कोड को हटा देंगे तो कैसा आएगा आउटपुट, अगर हम इस कोड को लगा देंगे तो कैसा आउटपुट आएगा, तो हम वहाँ पे कमेंट भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 लाइन कमेंट की गई है केवल समझने के लिए। इसका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा आउटपुट में। बाकी इसका आउटपुट में आएगा रिजल्ट, इसका भी आउटपुट में आएगा रिजल्ट। बट ये लाइन ऑफ कोड चलेंगे कब? ये लाइन ऑफ कोड तब चलेंगे जब हम इस पे क्लिक करेंगे, इस HTML वाले कोड पे। इस हेडिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा और ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा? वन बाय वन ये कोड चलेगा। बट जब तक हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन हमारा कॉल नहीं होगा, सम वाला फंक्शन। और जब तक फंक्शन ये कॉल नहीं होगा तब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा। आप इसको रन करा करके देखोगे तो आपका रिजल्ट केवल और के लिए हेडिंग में लिख करके आएगा, बस इतना हेडिंग में लिख करके आएगा। देख रहे हो, ये हेडिंग में केवल इतना लिख करके आएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये मैसेज दे देगा, दोनों मैसेज दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन है, फंक्शन एक तरीके से देखा जाए तो हमने क्या किया? एज अ इंटरनल जावास्क्रिप्ट हमने लिखा है
बट ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है कब, जब हम क्लिक करें। अगर यही चीज अगर हम यहाँ पे फंक्शन ना बनाते, मान लो सपोज दैट हमने इसको हटा दिया, तो ये क्या होगा कि जैसे ही हम रन कराएंगे अपने इस फाइल को, जैसे हम इसको ब्राउजर में ओपन करेंगे, तो ये वेट नहीं करेगा इसको कॉल करने के लिए। ये फटाक से वन बाय वन पहले, क्योंकि ये वन बाय एक एक लाइन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता हुआ चलेगा। तो ये पहले इसी का आउटपुट देगा, तब जा करके ये हमारा स्क्रीन आ जाएगा। मतलब हमें क्लिक करने के लिए हमें ये वेट नहीं कराएगा, ये तुरंत का तुरंत हमारा रिजल्ट देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ओके करेंगे देन हमारा ये क्या होगा, इसके बाद हमारी ये स्क्रीन आएगी। मतलब हमारा ये डिजाइन कब आ रहा है, बाद में आ रहा है। पहले हमारा क्या हो रहा है, रिजल्ट जावास्क्रिप्ट का चल जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम चाहें तब ये कोड चले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन कैसे बनाएंगे, फंक्शन फंक्शन का नाम, और ये हो गया लाइन ऑफ कोड। फंक्शन हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ कोड जिसको हम बार बार रीयूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन। तो फंक्शन को हम बनाएंगे ऐसे, अभी आगे चल करके और भी देखेंगे फंक्शन कैसे बनाते हैं। बट यहाँ पे मेरा मेन टारगेट ये था कि ये N1 हमारा क्या होता है, कैपिटल और स्मॉल, ये दोनों को वेरिएबल क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अगर हमने स्मॉल में लिखा है तो अलग वेरिएबल माना जाएगा, कैपिटल में लिखा है तो अलग वेरिएबल माना जाएगा। अगर सपोज दैट हमने दोनों जगह पे N1 स्मॉल वाला कर दिया होता, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या रिजल्ट ये हमारा 15 देगा। यहाँ पे अगर हमने दोनों जगह पे क्या किया, देख रहे हो आपका ये कोड यहाँ पे N1 ये भी है, N1 ये भी है, N1 ये भी है, N1 ये भी है। तो हमने दो बार वेरिएबल क्या किया, सेम नाम से ले लिया, और यहाँ पे भी हमने इसको N1 कर दिया। तो आप देखो रिजल्ट N1 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 N1, दोनों को हमने क्या किया, जो कैपिटल स्मॉल में था उसको हमने क्या किया, अलग अलग की जगह पे सेम स्मॉल स्मॉल में कर दिया। ये हमारा क्या दे रहा है, 20। 20 क्यों दे रहा है, पहले तो 15 दे रहा था, तो हमारा 15 आना चाहिए था 10 और 5 को। बट 20 दे रहा है। 20 क्यों दे रहा है, क्योंकि ये इस वेरिएबल को पहले लिखा गया है, फिर ये बाद में है। तो जो बाद में लिखा जाएगा वही माना जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये दो वेरिएबल लेने का कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब दोनों एक ही है। तो फिर आप ऐसे भी काम कर सकते हो। फिर ये क्या करेगा, पहले तो N1 में 5 रखेगा, फिर जब N1 में आप 10 रखोगे तो जो पुरानी वाली वैल्यू होगी उसको रिप्लेस कर देगा, मतलब वो 5 अब गायब हो चुका होगा। अगर हम दोबारा, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, N1 में 10 रख दिया, जैसे एक कप है, एक कप में हमने क्या किया, पहले मिल्क रखा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने उसमें क्या किया, वाटर रख दिया। तो अब उसमें मिल्क नहीं रह जाएगा, अब तो वो करेंटली क्या है, वाटर है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे हमने पहले 5 रखा तो 5 था, जैसे हमने 10 रखा तो 5 को क्या करेगा, ओवरलैप कर देगा, 5 हमारा हट जाएगा। अब उस समय क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बाद में हमने जब यहाँ पे लिखा है N1 + N1, तो इसका मतलब होगा 10 + 10, क्योंकि N1 में क्या है, राइट नाउ 10 है। तो इस समय N1 की वैल्यू क्या है, 10 है, क्योंकि N1 हमारा जो पहले 5 रख रहा था वो रिप्लेस हो चुका है, जैसे ही सेकेंड लाइन में आएगा। तो यहाँ पे 10 + 10, इसीलिए वो हमारा रिजल्ट क्या दे रहा था, 20 दे रहा था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर हमें दो अलग अलग वैल्यू रखनी है, 5 और 10 दोनों को रखना है, तो हमें दो वेरिएबल अलग अलग बनाने पड़ेंगे। वो चाहे आप कैपिटल स्मॉल में आप चाहे मेजरमेंट करो, या अलग अलग उसका नाम दो। जैसे N1 है तो आपने N2 दे दिया, या फिर आप कैपिटल में ले लिया N1 को। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा चाहते हो, N1 N2 लेना चाहते हो या कैपिटल में N1 और स्मॉल में N1 लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसका क्या, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो मतलब एक कप ये हो गया, एक कप ये हो गया, N1 कप हो गया, N2 कप हो गया, इसमें हमने मिल्क रख दिया, इसमें हमने क्या रख दिया, वाटर रख दिया। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल 5 रखेगा और दूसरा वेरिएबल 10 रखेगा।
तो 5 + 10 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा 15 देगा राइट नाउ ऑल्सो। तो आप दोनों वेरिएबल क्या करिए, डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो। अभी आपका 15 दे रहा है, तो दोनों वेरिएबल आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट ले लो, या फिर आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल से काम कर सकते हो। तो कैपिटल स्मॉल लेने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा था कि हमारा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। तो आप कैपिटल में लिखोगे तब पर भी क्या करेगा, अलग मानेगा, स्मॉल में लिखोगे तो वो वेरिएबल अलग माना जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी केयरफुली के साथ क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग लिखेंगे। अगर कैपिटल में दिया गया है तो हम उसको कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में लिख दिया जाएगा जावा स्क्रिप्ट की कोड में तो हम स्मॉल में लिखेंगे। ओके। और इसमें हम लोगों ने इंटरनल जावास्क्रिप्ट की अभी बात कर रहे थे, हम लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी हमने देखा था। ये बॉडी के क्लोज होने से पहले या फिर हेड के अंदर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट है। प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे जैसे हमारे पास, तो प्री डिफाइंड फंक्शंस कुछ कौन कौन से हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। वो प्री डिफाइंड फंक्शंस अगर हम देखें तो बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, बट थोड़ा बहुत हम यहाँ पे देखेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से हैं, या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेट कलर लिया है ना, सेट कलर एक तरीके से हमने क्या किया है, क्लास बनाई है, क्लास बनाई है। और इस क्लास को हमने क्या किया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया है हेडिंग 1 के साथ, H1। अगर हम इसी सेट कलर को अगर हम चाहें इस वाले हेडिंग में अगर यूज करना चाहें तो हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही हम फंक्शन को भी क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने एक इसमें यूज किया था अलर्ट फंक्शन। अलर्ट फंक्शन हमने क्या किया था, 2 बार लिखा था, तो ये 2 बार काम कर रहा था। पहले सम ऑफ गिवन टू नंबर 15 दे रहा था, फिर स्ट्रिंग वैल्यू करके दे रहा था। तो ये फंक्शन हमने क्या किया था, 2 बार यूज किया था। तो ये फंक्शन कौन कौन से, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये हमने बनाया नहीं है। बट ये वाला फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हमने यहाँ पे एक बार कॉल किया था तो एक बार कॉल हो रहा था। अभी इसको हम दोबारा भी कॉल करना चाहे किसी दूसरे हेडिंग के साथ या पैराग्राफ के साथ, तब पर भी हम उसको कॉल कर सकते हैं, ऐसे सेम है। तो यहाँ पे जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस हमने देखा है इस वाले टॉपिक में, यहाँ पे अलर्ट फंक्शन हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। मतलब हमने इसको बनाया नहीं है, ये पहले से बना बनाया है जावास्क्रिप्ट में। बट यहाँ पे भी देखिए हमने क्या किया है, एक हमने फंक्शन बनाया है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन का मतलब हमने क्या किया है, उसी लाइन में हमने क्या किया है, जावा स्क्रिप्ट के कोड को पूरा डिफाइन किया। तो यहाँ से हमने क्या किया है, फंक्शन का नाम ग्रीटिंग दिया है, और इसके बाद फंक्शन का बॉडी पार्ट ये स्टार्ट हुआ है, और ये फंक्शन का क्लोजिंग पार्ट है। और ये हमने क्या किया है, एक मैसेज दिया है, दिस वेलकम विथ इनलाइन जेएस। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन हमने बनाया है कहाँ पे, इनलाइन जावास्क्रिप्ट के साथ। और उसके बाद हमने क्या किया, इसी फंक्शन को हमने यहीं पे कॉलिंग भी किया है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल होगा तो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। फिर इसके अंदर जो भी लिखा होगा इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो कोड आपका एग्जीक्यूट। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, ये जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे थे तो ये सम फंक्शन जाता था, इसके अंदर जितना भी कोड होता था उसको एग्जीक्यूट करता था। अभी क्या हुआ है कि हम लोग ये कॉलिंग पार्ट भी और डेफिनेशन पार्ट भी, इसको बोलते हैं डेफिनेशन पार्ट। तो ये हमारा डेफिनेशन पार्ट हो गया फंक्शन का, ये हमारा कॉलिंग पार्ट हो गया फंक्शन। कॉलिंग पार्ट का मतलब हो गया कि उसको यूज करना। जैसे कोई क्लास बनाते हो आप तो उसको यूज करते हो, जैसे ये क्लास हमने बनाई है,
अब इसको हमें यूज करना होगा तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट वन इज द कॉलिंग पार्ट। मतलब हम जब इसको यूज करेंगे तो दैट वन इज द कॉलिंग पार्ट। बनाने के लिए तो आपने बना दिया, दैट वन इज द डेफिनेशन पार्ट। वैसे ही यहाँ पे फंक्शन में भी हमारा क्या है, ये हमारा डेफिनेशन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं definition part। और ये हमारा क्या होता है, कॉलिंग पार्ट। ये कब कॉल होगा, जब हम क्लिक करेंगे। तो वैसे अगर आप इसमें देखोगे प्री डिफाइंड फंक्शंस में, तो ये हमारा क्या अलर्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और भी आगे देखेंगे बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो आपने ऑन क्लिक अलर्ट फंक्शन को आपने कॉल किया है। और बट यहाँ पे ऑन क्लिक ग्रीटिंग वन फंक्शन, ये जो खुद का बनाया गया है फंक्शन, ये फंक्शन खुद बनाया गया है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन हमारा चलेगा। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहीं पे फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट भी लिख दिया है, और यहीं पे हमने कॉलिंग पार्ट भी लिख दिया है। तो जब हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे तब ये क्या करेगा, फंक्शन कॉल करेगा किसको, इस फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइन भी हमारा क्या है, कॉलिंग पार्ट है। तो अच्छा, ये इसमें हमने क्या किया, स्क्रिप्ट लिखा है, और स्क्रिप्ट में हमने ग्रीटिंग वन यहाँ पे कॉल किया है, ये दिस वन इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। तो जैसे ही हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड चलेगा तो ग्रीटिंग फंक्शन हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सम फंक्शन कब कॉल हो रहा था, जब हम क्लिक कर रहे थे। लेकिन यही चीज अगर हम क्या करते, इसको उठा करके यहाँ से क्लिक, और क्लिक में यहीं पे हमने एक बार और मेंशन कर दिया होता, जस्ट लाइक यहाँ पे stop। तो अब ये क्लिक करने की नीड नहीं होगी यहाँ पे। जैसे हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, जैसे ही हम इस वेब पेज को रन कराएंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, पहले हमारा 2 नंबर का सम दिखाएगा, उसके बाद अगर आप क्लिक करते हो तब पर भी दिखाएगा। जैसे आप इसको रन कराओगे अभी, तब ये वेट नहीं करेगा, आपको दोनों केसेस में देख रहे हो, आपका 15 आ गया, और दोबारा आपने क्लिक किया तब पर भी ये आएगा 15। लेकिन एक बार आपका ये जो हमने यहाँ पे लिखा ये कोड, इसका मतलब ये होता है कॉलिंग पार्ट। ये कब कॉल हो रहा है, जब हम क्लिक कर रहे हैं। लेकिन ये कब कॉल हो रहा है, जब हम रन कराएंगे। तो जैसे रन कराएंगे तो ये ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है कि कब ये कॉल होगा, ये जैसे कोड मिलेगा ये तुरंत कॉल कर देगा। इसीलिए सबसे पहले उसका रिजल्ट आ रहा है। वैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसमें भी हमने क्या किया है, जैसे डेफिनेशन पार्ट हमने लिखा है, और उसके बाद इसमें कॉलिंग पार्ट लिखा है, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग वन। तो ये फटाक से क्या करेगा, जैसे ही टॉप टू बॉटम कोड ऐसे एग्जीक्यूट होता हुआ आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा तो ये ग्रीटिंग वन को तुरंत कॉल करेगा। ग्रीटिंग वन यहाँ पे दिया गया है, इसमें जो भी मैसेज दिया जाएगा वो आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद ये सारी डिजाइनिंग आपको दिखेगी, ये सारी डिजाइन आपको दिखेगी। देखते हैं इसको रन करा करके कैसे काम कर रहा है। जैसे आप रन कराओगे ना, तो पहले सबसे पहले आएगा हेलो वेलकम इन टेकआउट। जैसे आप इसको रन कराओगे तो ये आ जाएगा, हेलो जावास्क्रिप्ट इज कॉल फंक्शन। यहाँ पे ये आपने लिखा है ना सबसे पहले, ये तो टॉप टू बॉटम है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा तो ये वाला कोड चलेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई फंक्शन यूजर डिफाइन नहीं बनाया है, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो सबसे पहले ये कोड चलेगा। उसके बाद जैसे हमने क्या किया, ओके किया, फिर आपका ये वेलकम इन टेक हब आएगा। वेलकम इन टेक हब कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है वेलकम इन टेक हब। क्योंकि ये इस तरीके से कोड, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, नो डाउट। अगर आपको डाउट हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसको बॉडी के क्लोजिंग का पार्ट से पहले हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इस स्क्रिप्ट को मैं अभी थोड़े समय के लिए हटा दे रहा हूँ। अभी आप देखोगे तो ये फंक्शन बनाया गया है, और जो फंक्शन बनाया गया वही फंक्शन यहाँ पे कॉल भी किया गया है। और यहाँ पे एक हमारा प्री डिफाइंड भी फंक्शन है, ये वाला हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है।
देखिए अलर्ट फंक्शन हमारा क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, और एक ग्रीटिंग वन हमारा क्या यूजर डिफाइन है। तो जैसे हमारा कोड वन बाय वन रन होता हुआ आएगा, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कभी नहीं चलते हैं। जब तक उसको कॉल नहीं करोगे तब तक कभी भी फंक्शन अपना रिजल्ट नहीं देगा। जैसे मार्केट में बहुत सारे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, बट उसको जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक आपके यहाँ काम करने नहीं आएगा, तो उसको कॉल करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत लोग हैं अवेलेबल है, बट उनको बुलाना पड़ेगा, तब जा करके वो आपके यहाँ आएंगे। वैसे ही ये फंक्शन हमारा क्या है, बनाया है, पहले से है। कुछ हो सकता है आपने खुद बनाया हो, या हो सकता है पहले से बने बनाए हो, बट उसको कॉल करना पड़ेगा। ये हमने प्री डिफाइन वाले को कॉल किया है, और इसको हमने यूजर डिफाइन वाले को कॉल किया। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट आएगा इस लाइन का, फिर उसके बाद इस लाइन को जैसे ही ये कॉल करेगा फंक्शन, ये फटाक से ऊपर आएगा, और ऊपर वाले को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये वापस रिटर्न वहीं पे आएगा जहां से ये गया था। फिर इसके आगे कंटिन्यू ये कोड चलेगा। तो आपको वही सेम चीज देगा, पहले आपको देगा कौन सा, हेलो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज कॉल, ये वाला चलेगा। फिर उसके बाद आपको आएगा वेलकम इन टेकआउट। यहाँ से आप देखो हेलो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज कॉल, देन वेलकम इन टेकआउट। देन इसके बाद आपकी डिजाइन आ जाएगी। यहाँ पे एक अपनी क्लास लगाई थी इसलिए ये आ रहा है, और यहाँ पे भी ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस में आपने देखा था, इसमें तीन लाइन जैसे एचटीएमएल, तीन हेडिंग सामने लगाई है। तीनों हेडिंग को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तीन हेडिंग कौन सी है, H1 H1 H1। पहले में हमने कलर सेट किया है, और यहाँ पे ऑन क्लिक इंटरनल इन लाइन जावास्क्रिप्ट लिखी गई है, हेलो दिस इज इन लाइन। और उसके बाद फिर से हमने क्या किया, ग्रीटिंग वन को कॉल किया है, क्लिक मी फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया गया है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन सा है, ग्रीटिंग वन। और यहाँ से पता कैसे चलेगा इसमें कौन सा कॉल हुआ है, ऑन क्लिक पे हमने क्या लिखा है, ग्रीटिंग वन। बट यहाँ पे एक और फंक्शन हमने बनाया है ग्रीटिंग के नाम से, इसमें लिखा है वेलकम विथ इनलाइन जेएस। और इसको भी कॉल कहाँ पे किया गया, यहीं पे ऑन क्लिक पे ही देखिए इसको कॉल किया गया है। अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो इसका हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हमें फंक्शन अगर इनलाइन डिफाइन किया है तो इनलाइन वहीं पे कॉलिंग भी करना पड़ेगा। बट आप अगर इंटरनल अगर हमने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाया है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें कॉल करना पड़ेगा, तब वो काम करेगा। तो अभी हम इस पे अगर हम फर्स्ट वाले हेडिंग पे अगर क्लिक करेंगे, तो आपको मिलेगा हेलो दिस इज द इनलाइन जे इनलाइन। और अगर हमने दूसरे हेडिंग पे हमने क्लिक किया होगा तो हमें क्या मिलेगा, वेलकम इन टेकहब मिलेगा। अगर हमने थर्ड वाले हेडिंग पे क्लिक किया है तो हमें क्या मिलेगा, वेलकम विथ इनलाइन जे। तो थोड़ा सा चेक करते हैं। आप इस पे देखो, क्लिक करोगे तो क्या मिला, हेलो दिस इज द इनलाइन। तो आप यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, हेलो दिस इज द इनलाइन। और सेकंड वाले हेडिंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका क्या है, वेलकम इन टेकहब। वेलकम इन टेकहब आप देखोगे तो ये आपने ग्रीटिंग वन को कॉल किया है। ग्रीटिंग वन फंक्शन हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो फटाक से जाएगा इस वाले फंक्शन के पास, और इस फंक्शन में आपको मिलेगा क्या, वेलकम इन टेकहब। अगेन आपका जब थर्ड लाइन वाले पे अगर आप क्लिक करते हो, तो थर्ड लाइन पे जैसे आप जाओगे, देखो थर्ड लाइन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको क्या रहा है, वेलकम विथ इनलाइन जेएस। और इसमें आप देखोगे थर्ड लाइन में क्या दिया गया, H1 हेडिंग दी गई है। H1 हेडिंग में आपने फंक्शन को बनाया है ग्रीटिंग के नाम से, इसमें लिखा है वेलकम विथ इनलाइन जेएस, और इसी पर कॉलिंग दी गई है। इसका डेफिनेशन पार्ट सेपरेट है, कॉलिंग पार्ट सेपरेट है। बट इसका फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट और कॉलिंग पार्ट इन लाइन है, दोनों एक ही जगह पे बनाया भी गया, कॉल भी किया गया सेम लाइन। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से क्या करें, फंक्शन अगर हमें बनाना है तो हम खुद से बनाएंगे भी, और उसको कॉल भी करेंगे। सम ऑफ नंबर्स, अगर हम दो नंबर का ऐड ऑन करते हैं तो आप देखो इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस एक यहाँ पे भी दिया गया है। हमने दो वेरिएबल एक फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन का नाम क्या है, सम। इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हमने बनाया है एज कंपेरिजन टू दिस। इसमें हमने एज्यूम कर लिया है कि N1 में 5 है, N2 में 10 है।
बट इस सिचुएशन में क्या है, हम नंबर कहाँ से ले रहे हैं, हमने एज्यूम नहीं किया है, कोई नंबर हमने लिया नहीं है, वो हम टेक्स्ट बॉक्स से लेने का प्रयास कर रहे हैं। पहला नंबर हम टेक्स्ट बॉक्स से लेंगे, दूसरा नंबर भी टेक्स्ट बॉक्स से लेंगे। HTML तो हमें पता होगा डिजाइनिंग किस तरीके से होती है। देखिए इसको जरा रन कराते हैं कोड तो कैसा दिखेगा। देख रहे हैं फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में नंबर डालना है, तब हम इसको सम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सम पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोई ना कोई फंक्शन कॉल होगा। देखिए कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये सम नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जैसे सम नाम का फंक्शन कॉल होगा तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा तो दो वेरिएबल्स को बनाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, N1 में वैल्यू कहाँ से लेगा। वैल्यू लेने का तरीका क्या है, एक फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाई आईडी। गेट एलिमेंट बाई आईडी एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। इसका काम क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर आईडी की हेल्प से वहां की वैल्यू को उठाना। तो अगर हम देखें तो इसमें क्यों कौन सी आईडी पास की गई है, टेक्स्ट बॉक्स 1 की आईडी पास की गई है TN1। तो इस टेक्स्ट बॉक्स से क्या मिलेगा, इसको वैल्यू मिलेगा। वैल्यू का मतलब है जो हम उस टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करेंगे। वैल्यू का मतलब है जो यहाँ पे हम इंटर करेंगे, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इस आईडी पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसको उठाएगा, गेट करेगा, और कहाँ पे रखेगा, N1 में रखेगा। लेकिन ये कहाँ से उठाएगा, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ये हमारा पूरा का पूरा बॉडी, इसको हम पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हमारा जो होता है, ये एरिया होता है, ये इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये बॉडी पार्ट जो बॉडी के अंदर होता है पूरा का पूरा हमारा डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। विंडो का मतलब हो जाता है, विंडो मतलब पूरे ब्राउजर की बात करते हैं। वो चाहे मिनिमाइज करने की बात हो, चाहे मैक्सिमाइज करने की बात हो, या टाइटल बार की बात हो, या URL की बात हो, ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, विंडो में आ जाती है। पूरी फुल स्क्रीन हमारी विंडो में आती है। बट जो हमारा एरिया होता है जहाँ पे हमारी डिजाइन डिस्प्ले होती है, उतने पूरे सेक्शन को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का मतलब है हम उस वेब पेज के इस पर्टिकुलर आईडी से हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू कहाँ पे चाहिए, हमें N1 में चाहिए। N1 में इसका काम होता है ट्रांसफर करना, राइट साइड में जो भी होगी वैल्यू उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देगा। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा ऑपरेटर। तो देखेंगे ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर क्या होता है। बट राइट नाउ अभी इतना जान लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। ये जो भी राइट साइड में वैल्यू होगी उसको उठा करके लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देगा। वैसे सिमिलर आपको सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स से जो हमारा ये TN2 है, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठाएगा, किसकी हेल्प से, आईडी की हेल्प से उठाएगा, और कहाँ पे रखेगा, N2 में ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद हमने क्या लिखा है, N1 प्लस N2। N1 और N2 को हमने क्या किया है, ऐड ऑन किया है। तो जो ये वैल्यू जो हमारा उठाएगा यहाँ से ना, ये एज अ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में उठाएगा। ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वैल्यू को उठाएगा। तो दो स्ट्रिंग को अगर हम जोड़ते हैं तो ये दोनों को क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। अगर हमने सपोज करिए यहाँ से अगर हमने 5 दिया होगा और इसमें हमने सपोज करिए 10 दिया है, तो ये हमारा क्या करेगा, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा। कॉन्कैटिनेट करेगा, कितना आएगा, ये 5 और 10 को अगर जोड़ोगे तो ये 510 आ जाएगा। मतलब ये दोनों का एज इट इज उठा के रख देगा। N1 में हमारा 5 हो जाएगा, N2 में 10 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा 510। जबकि आना कितना चाहिए था, 15। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है। कॉन्कैटिनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमारी एज अ स्ट्रिंग के तौर पे आ रहा है। ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है। आगे चल करके थोड़ा सा हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग कितने तरीके का होता है। तो ये हमारी न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग पे जब भी आप काम करोगे तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं अप्लाई होता है, वो तुरंत का तुरंत क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अगर हमने 5 और 10 दिया है तो ये 510 यहाँ पे हमें रिजल्ट में देगा। क्योंकि हमने इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में हमने क्या लिखा है, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट किया है। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब ये है कि ये भी स्ट्रिंग हो गई, ये भी स्ट्रिंग हो गई। अगर हमें इसका रिजल्ट 15 चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं पार्स इंट। पार्स का मतलब होता है कन्वर्जन।
तो पार्सेंट किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में। इंट का मतलब है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है जो कंप्लीट नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। माइनस में भी जाओगे तो पर भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के सारे नंबर्स होंगे, फ्रैक्शनल वाले को छोड़ के, पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ करके सारे क्या होते हैं। अच्छा, इसमें जो फंक्शन हमारे हैं ना, जैसे देखो आप, जिस इसमें दिया है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, गेट है, गेट के बाद एलिमेंट है, फिर बाई है, देन आईडी है। तो आप देख रहे हो एलिमेंट में ई हमारा कैपिटल में है, बाई का बी कैपिटल में है, और आईडी का आई कैपिटल में है। वैसे आप पार्स इंट में देखोगे तो पार्स के बाद जो नेक्स्ट कमिंग वर्ड है इंट, आई कैपिटल में है। तो जावास्क्रिप्ट को हमने कहा था ये केस सेंसिटिव होता है, तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसको आपको इसी तरीके से लिखना होगा, जी स्मॉल में, बाकी स्मॉल में, ई कैपिटल में। बट ये पता कैसे चलेगा कि इसको कैपिटल स्मॉल में करना है? ये हमारा कैमल केस को फॉलो करता है। कैमल केस जैसे हमारे पास एक होता है अपर केस, लोअर केस। अपर केस का मतलब होता है ना, जैसे आप कैपिटल में लिखते हो ए बी सी बड़े अक्षर में, और आप स्मॉल लेटर होता है लोअर केस। वैसे एक आपका होता है अपर केस, लोअर केस के अलावा एक होता है कैमल केस। कैमल केस का मतलब ये होता है कि आपका स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग होगा वर्ड, जो कमिंग आने वाले जितने भी वर्ड होंगे उनकी शुरुआत जो होगी कैपिटल से स्टार्ट होगी। जैसे आप एलिमेंट का ई देखिए कैपिटल में है, वाई का बी कैपिटल में है, आईडी का आई कैपिटल में है। तो शुरुआत में हमारा जो होगा फंक्शन वो स्मॉल से होगा, बट जिसके बाद जो नया कमिंग वर्ड होगा वो कैपिटल से शुरू हो जाएगा। ऐसे आप पार्स इंट में भी देखोगे, पार्स एक वर्ड हो गया, कमिंग वर्ड इंट है तो आई कैपिटल में। इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। ये नॉर्मल फंक्शन है और ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑलवेज हमारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। देखेंगे आगे चल करके कि कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं, बट अभी राइट नाउ ये प्री डिफाइंड फंक्शन है तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं होगा तो हमारा स्मॉल लेटर से फंक्शन स्टार्ट होता है, अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे ये हमारे देखिए नॉर्मल फंक्शन है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, बट कमिंग वर्ड जितने भी हैं वो कैपिटल लेटर से हैं। बट अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा तो वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। नंबर नाम का भी एक क्या होता है, फंक्शन होता है, जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अब इन दोनों को कन्वर्ट करने के बाद अगर हमने इसको ऐड ऑन किया है तो अब ये हमारा रिजल्ट क्या देगा, 15 देगा। तो चेक करते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे आप इसको रन कराओगे, आपने इसमें 5 दिया था और इसमें हमने 10 दिया था। तो ये हमारा जैसे सम करोगे एक में आपका देगा 510। ये कॉन्कैटिनेट किया गया, फिर 5 और 10 दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल में रख देगा बस। 5 पहले हो जाएगा, 10 बाद में हो जाएगा। 5 ये हमारा हो जाएगा n1 और इसी के पैरेलल में हो जाएगा n2। तो ये हो जाएगा कॉन्कैटिनेशन। जैसे अमित प्लस सुमित कर दिया तो अमित प्लस सुमित करोगे तो क्या आएगा, अमित सुमित दोनों आएगा। वैसे 5 और 10 को अगर हमने जोड़ दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया तो 5 10 दोनों आएगा। बट अगर हमने अर्थमेटिक वाला किया तो देखिए आपका क्या हो रहा है, 15 आ रहा है, क्योंकि हमने इसके बाद हमने क्या किया, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया किसमें, नंबर में। आप यहाँ पे देखोगे तो इसको हमने क्या कर दिया है, जोड़ने से पहले, अर्थमेटिक ऑपरेशन करने से पहले हमने क्या किया है, नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने नंबर में कन्वर्ट नहीं किया था, बट इसके जोड़ने से पहले हमने नंबर में कन्वर्ट किया। आप पार्सेंट दोनों जगह लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। नो डाउट कि आप यहाँ पे अलग अलग क्यों लिखे हो, बट एक नंबर नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, इसलिए मैंने उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा था। बट आप दोनों में से पार्सेंट लिख सकते हो, या दोनों जगह पे आप नंबर नंबर लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, पार्सेंट कर लो या नंबर नंबर कर लो, या दोनों यूज कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
मैंने दोनों इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि कहीं कहीं पे आपको नंबर भी मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होना। नंबर भी क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है इंटीजर में, और परसेंट भी काम क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम। तो ये तो हो गया हमारा क्या, दो नंबर को ऐड ऑन करने के लिए। आगे चल करके हम लोग इसमें और भी डिस्कशन करेंगे, अभी ऑपरेटर के बारे में आएंगे। तो स्वैपिंग ऑफ नंबर, स्वैपिंग ऑफ नंबर का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास इसमें स्वैपिंग ऑफ नंबर का मतलब ये है, अगर हम इसको एक्सचेंज करते हैं या स्वैप करते हैं तो ये जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो सेकंड में आ जाए, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू फर्स्ट में आ जाए, लाइक दिस, इस तरीके से एक्सचेंज टू ईच अदर। जैसे एक तरीके से हमारे पास एक ग्लास हो गया मिल्क के लिए, एक ग्लास हो गया वाटर के लिए, तो आपस में इंटरचेंज करना है, मिल्क को वाटर में डालना है, वाटर को मिल्क में डालना है। मतलब हमारे पास दो ग्लास है, एक ग्लास में मिल्क है, दूसरे ग्लास में क्या है, वाटर है। अब राइट नाउ वी वांट टू एक्सचेंज टू ईच अदर, तो कैसे हम एक्सचेंज करेंगे वो चीजें यहाँ पे, सेम लॉजिक यहाँ पे रहेगा। आप एक थर्ड पार्टिकल का यूज करोगे या थर्ड ग्लास का इस्तेमाल करोगे, वही इसमें दिया गया है। इसमें बहुत तरीके से किया गया है, देखिए। एक स्वैप भी फंक्शन है, एक स्वैप फंक्शन है, ये सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन हैं। टेस्ट फंक्शन है। बाकी ये डिजाइन है आपकी, डिजाइन में क्या है, एक डिजाइन है आपने TN1 लिया है पहले टेक्स्ट बॉक्स के लिए, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिया है TN2, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। देन उसके बाद आपने क्या लिया, एक बटन लिया है स्वैप, एक स्वैप टू। ये फंक्शंस है, एक्सचेंज नाम से है फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे देखिए स्वैप के नाम से है, स्वैप टू के नाम से है, स्वैप वी के नाम से है, टेस्ट के नाम से। ये अलग अलग क्या है, आपको कॉल करने का तरीका है। अभी हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि ये फंक्शन अलग अलग तरीके से कैसे बनाते हैं। फंक्शन भी बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जब फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये, अभी देखो आप, एक फंक्शन हमने बनाया है, इसमें कुछ नहीं पास किया है। जैसे अभी आपके माइंड में आ सकता था कि कभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अलर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप देखो, आप कभी आप एक वैल्यू दे रहे हो, कभी दो वैल्यू पास कर रहे हो प्लस लगा करके, कभी आप मैसेज दे रहे हो इसमें। इसके पहले आप देखो टेस्ट फंक्शन आपने बनाया, इसमें कुछ नहीं पास किया है, ठीक है, ये खाली खाली है। बट इसी के अगर हम पैरेलल में अगर हम देखें आगे, स्वैप टू फंक्शन है, इसमें भी कुछ पास नहीं किया आपने, ये भी ब्लैंक ब्लैंक है। स्वैप फंक्शन है, इसमें भी कुछ नहीं पास किया, बट स्वैप वी वाले फंक्शन में आप देखो दो वैल्यू पास की है, N1 और N2। तो ये फंक्शन बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी थोड़ा सा आइडिया के लिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है फंक्शन। अभी हम स्वाव वी फंक्शन की बात करें तो ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए, स्वाव वी फंक्शन ये कॉल किया गया, ऑन क्लिक पे किसको कॉल किया गया, स्वाव वी फंक्शन को। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला ये गया है कि TN1 डॉट वैल्यू, TN1 डॉट वैल्यू, यहाँ पे हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट होता है। जैसे इसमें क्या है, अगर हम टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं तो टेस्ट फंक्शन में क्या है, टेस्ट फंक्शन ये जाएगा यहाँ पे, टेस्ट फंक्शन में XYZ तीन वेरिएबल्स हैं। एक्स वेरिएबल में क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID TN1, मतलब ये पहले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेगा और इसको क्या करेगा, एक्स में होल्ड करेगा, एक्स में होल्ड करेगा। फिर उसके बाद आपने वाई में होल्ड किया है, TN2 की वैल्यू उठाया है, आपने वाई में होल्ड किया है। देन उसके बाद आपने एक z नाम का आपने थर्ड वेरिएबल लिया है, जिसको आप बोल रहे थे ना, जैसे ये हमारी ग्लास एक्स हो गई, ग्लास वाई हो गया,
और ये ग्लास जेड हो गया। जैसे हमारे पास एक ग्लास में मिल्क है, दूसरे ग्लास में वाटर है, तो आपको अगर इंटरचेंज करना है मिल्क और वाटर को तो आपको एक थर्ड ग्लास की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पे भी हमने एक z नाम का वेरिएबल लिया है। पहले हमने जो x में वैल्यू रखी गई थी उसको हमने क्या रखा, z में ट्रांसफर कर दिया। राइट नाउ वी सपोज दैट कि x हमारा खाली हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, x में y को ट्रांसफर कर दिया। तो आप सपोज कर सकते हो कि आप y अभी ब्लैंक हो गया है। तो जब y खाली हो जाएगा तो हम z में जो हमने बैकअप बना के रखा था z को ट्रांसफर कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सचेंज हो गया। तो एक तरीका ये है कि हम कैसे आपस में इंटरचेंज करेंगे थर्ड वेरिएबल लेकर के। तो टेस्ट में हमने जो वैल्यू हमने निकालने का काम किया है टेक्स्ट बॉक्स से, उसके लिए हमें इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID en1 डॉट वैल्यू, इतना हमें लिखना पड़ रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन अगर हमने ये कॉलिंग करते ही हमने बता दिया कि इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ले करके जाओ, जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट फंक्शन को कॉल किया था, तो टेस्ट फंक्शन कुछ लेके नहीं आया था, यहाँ पे खाली खाली आया था। बट यहाँ पे हमने कहा कि tn1 की वैल्यू लेकर के जाओ, मतलब ये tn1 की वैल्यू साथ में लेकर के जाओ, और कॉमा करके हमने tn2 की भी वैल्यू पास कर दी। और ये tn1 की वैल्यू tn2 की वैल्यू डायरेक्ट लेकर के कहाँ पे जाएगा, स्वैप बी में, यहाँ पे लेकर के आएगा। इसमें tn1 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें tn2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, अब हमने tn1 की जगह पे हमने क्या कर दिया, n2 की वैल्यू रख दिया, और tn2 की जगह पे n1 की वैल्यू रख दिया। तो ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, दो ही लाइन में हमारा एक्सचेंज हो जाएगा। ये हमारा ऑटोमेटिक आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, स्वैप फंक्शन है। ये भी एक तरीका है, बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। ये भी है, ये भी है। इसमें दो लाइन में हो गया। इसमें देखिए आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा है वैल्यू पिक करने के लिए, बट इसमें हमें वैल्यू पिक करने के लिए कोई कोड नहीं लिखना पड़ा है, केवल डायरेक्ट हमें n1 या और n2 की okay? और इसमें ये फंक्शंस के बारे में जब डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो ये डिटेल में मिलेगा। तो सेट बैकग्राउंड कलर डायनेमिक, अगर हमें डायनेमिक तरीके से अगर किसी फंक्शन की हेल्प से अगर किसी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जैसे ही हमारा क्या है बी कलर, हमने एक बॉडी है, बॉडी की हमने आईडी दी है बी कलर कर दी। और बी कलर हमारा क्या, बॉडी का कलर है। एक आईडी हमने दिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर हम लोग आईडी की हेल्प से हम लोग वैल्यू पिक करते हैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, जैसे जावास्क्रिप्ट हमने बात किया था फर्स्ट क्लास में कि जावास्क्रिप्ट हमारी डायनेमिक वेब पेज प्रोवाइड करता है। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब है जब हमारा पेज रन कर रहा होगा तो उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन हम यूजर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन हमने बनाया है। फंक्शन का नाम है सेट बीजी कलर। यहाँ पे फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड। फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जैसे हमारा कोड ये चलेगा ना, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन चलेगा, और इस लाइन में क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर हमारा रेड कर देगा। जैसे आपका पेज लोड होगा रेड में दिखाएगा बैकग्राउंड कलर। लेकिन जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे ये फंक्शन लिखा गया है ऑन इनपुट। ऑन इनपुट जैसे ऑन क्लिक फंक्शन होता है, वैसे आपका ऑन इनपुट भी फंक्शन होता है। ऑन इनपुट इवेंट होता है, ऑन इनपुट इवेंट होता है। जैसे आपका ऑन क्लिक इवेंट था, क्लिक करने पे जा रहा था, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स में ऑन इनपुट लिखा। जैसे हम इसमें टाइपिंग करेंगे कलर का नाम, तो वो कलर का नाम लेकर के आएगा
और यहाँ पे उस कलर का कर देगा आपको। मतलब पहले तो रेड कलर होगा, बाद में हमने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइप करेंगे उसी कलर के अकॉर्डिंग आपका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा पूरे पेज का। कैसे, थोड़ा सा देखते रन करा करके तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी आप देखोगे तो पेज हमारा क्या है, रेड कलर से दिख रहा है। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे ग्रीन लिख दिया तो ये हमारा क्या कर देगा, ग्रीन लिख कर देगा। ये हो गया डायनेमिक। जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा था ना कि हमारा जावा स्क्रिप्ट क्या है, डायनेमिक तरीके से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम व्हाइट में, यहाँ पे कोई कलर नहीं है तो बाई डिफॉल्ट व्हाइट रहेगा। अगर हमने येलो दे दिया ये येलो कर देगा, पिंक दे दिया ये पिंक दे देगा, ब्लू दे दिया ये ब्लू कर देगा। तो ये हमारा क्या है, जैसे हम इसमें टाइप करते हैं तो ये टाइप करते ही क्या होता है, ये दिस डॉट वैल्यू मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेकर के कहाँ पे जाएगा, ये कब लेकर जाएगा, जब हम टाइप करेंगे। ऑन इनपुट का मतलब होता है जब हम टाइप करेंगे उसमें टेक्स्ट बॉक्स में। ये इनपुट बॉक्स है ना, इनपुट का मतलब ही होता है यूजर से लेना। तो जैसे यूजर कुछ वैल्यू देगा तो वो वैल्यू लेकर के यहाँ पे आएगा और इस कलर को क्या करेगा, बैकग्राउंड सेट कर देगा। किसके स्टाइल में बैकग्राउंड लगाएगा, कलर किसके स्टाइल में, जिसका बी कलर आईडी होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बी कलर। बी कलर क्या है, ये हमारी एक आईडी है इस बॉडी की। उसके बाद इसका स्टाइल क्या कर देगा, इसकी